नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या छत्तीसगढ़ से उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भाजपा का नेता उम्मीदवार हो सकता है? ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उसमें कहा है कि छत्तीसगढ़ ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को भर भर कर वोट दिया, बड़ी सीटें दी, हर बार 10 या 9 लोकसभा सीटें मिली, लेकिन अभी तक कोई बड़ा नेता या किसी बड़े पद पर नेता को नहीं विराजमान किया गया। तो आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारी रिपोर्ट देखिए। उस रिपोर्ट में हमने बताने की कोशिश की है कि आखिर ये चर्चा क्यों शुरू हुई है। तो पहले आप हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जगदीप धनखड़ ने सोमवार को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मॉनसून सत्र के पहले दिन ये फैसला किया। राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। उनके इस्तीफे के बाद देश में सियासी हलचल भी तेज हो गई। पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। हालांकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में नए उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और सबकी नजरें अब इस पर टिकी है कि आखिर किसे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। कई नेताओं के नामों में कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ से एक दिलचस्प मांग सामने आई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह अपील की है कि नए उपराष्ट्रपति के पद के लिए छत्तीसगढ़ से किसी नेता को प्राथमिकता दी जाए। बैज ने अपने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कई सक्षम नेता मौजूद हैं जो उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित कर सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से पूर्व राज्यपाल रमेश बैस का नाम सुझाया है। रमेश बैस छत्तीसगढ़ में भाजपा के सीनियर नेता माने जाते हैं। बैस 7 बार सांसद भी रह चुके हैं और झारखंड, त्रिपुरा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बैच का कहना है कि छत्तीसगढ़ के लोग चाहते हैं कि अब राष्ट्रीय राजनीति में भी राज्य को अहम भूमिका मिले। दीपक बैच ने जो कहा वो आप सुनिए। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है और छत्तीसगढ़ से किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी बनाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 10 सांसद हमेशा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आए हैं। तो इसलिए हमने मांग किया है कि छत्तीसगढ़ का एक प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में देना चाहिए। बैच की इस मांग ने प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। इस मांग पर शायद सरकार में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति पद पर बोलना एक बड़ा विषय है, कांग्रेस को इन सब पर बोलने का हक ही नहीं है। ये मांग ऐसे समय में आई है कि जब उपराष्ट्रपति पद के लिए कई नामों की चर्चा जोरों पर है। हालांकि दीपक बैच की मांग को कितनी प्राथमिकता मिलेगी और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सत्ता में बैठी बीजेपी की क्या रणनीति होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि आखिर छत्तीसगढ़ से उपराष्ट्रपति बनाने की मांग क्यों हो रही है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं, फिर हमारी चर्चा में कौन कौन लोग शामिल होंगे वो भी बताता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और 15 साल बीजेपी की सरकार रही, लेकिन अब तक केंद्रीय मंत्री एक भी नहीं बना। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और तमाम बड़े पदों पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। आज दीपक बैज ने ये मांग उठाई है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रगति वाजपेयी जी हैं। प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी हैं। निशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे साथी अनमोल तिवारी हैं जो पॉलिटिकल खबरों पर नजर रखते हैं। दीपक बैज का जो ये पत्र आया, सबसे पहले अनमोल ने ही हमारे चैनल में ब्रेक किया और बताया कि दीपक बैज की ये डिमांड है। शुरुआत प्रगति जी से करूंगा। प्रगति जी, केंद्र में आपकी 10 साल सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय इस तरह की कोई डिमांड नहीं हुई। आज उपराष्ट्रपति बनाने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है, ऐसे में दीपक बैज के इस पत्र को आप किस तरह से देखती हैं?
देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने जो पत्र लिखा है, यदि मृगेन जी आपने उस पत्र को शब्दशः पढ़ा होगा तो उन्होंने ये कहा है कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है सन 2000 से लगातार आप देखिए जो औसतन सीट छत्तीसगढ़ से लोकसभा की 11 सीटों में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं और सिर्फ 2 बार आपने देखा होगा कि राज्य मंत्री का दर्जा छत्तीसगढ़ को मिला, जबकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नेता, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास जो हमारे यहाँ नेता थे वो सांसद बनकर गए, उसके बाद भी केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेता हैं उन्होंने उनको गौर नहीं किया कि उनका एक्सपीरियंस इस देश के लिए कितना काम आ सकता है। तो माननीय दीपक बैज जी ने कहा कि जिन्होंने 7 बार लोकसभा का चुनाव जीता है, झारखंड, त्रिपुरा और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल रह चुके हैं, क्यों ना उनका नाम माननीय रमेश बैस जी का नाम आप उपराष्ट्रपति के लिए दें। तो ठीक ये है, देखिए ठीक छत्तीसगढ़ है। मैं बता दूं कि निशिकांत जी, जी, प्रगति जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नेताओं का बहुत एक्सपीरियंस है। बात सच भी है। रमेश बैस जैसे बहुत सारे सीनियर लीडर हैं, डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो क्या नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के नेताओं को तरजीह दी जानी चाहिए इतने बड़े पद के लिए? निशिकांत जी। निर्णय जी, आपको, प्रगति जी को, अनमोल जी को समझा जोड़ा। जिस प्रकार से दीपक बैज जी ने चिट्ठी लिखा है, स्वागत है उनका। लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को चिट्ठी लिखा है, नरेंद्र मोदी जी को लिखा है। जब 3 राज्यसभा सांसद भेजे जाने थे, तब शायद अगर मोहन मरकाम को या भूपेश बघेल जी को चिट्ठी लिख देते, या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को, तब शायद कुछ स्थिति अलग होती। अभी प्रगति जी कह रही थी कि 10-9 सांसद देते आए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, देते आए हैं। और सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक, सब कांग्रेस पार्टी को होते थे। तो मुझे 47 से अब तक में बता दें कि किसको राष्ट्रपति बनाए, उपराष्ट्रपति बनाए, लोकसभा स्पीकर बनाए। 7 दशक से नहीं, ज्यादा लेकिन कालखंड में। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना है और बीजेपी की हमेशा प्रैक्टिस रहती है कि कुछ नया करने की। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो आपने देखा द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत सर्च के बाद उनका नाम सामने आया। तो क्या छत्तीसगढ़ के नेताओं का नाम नहीं आ सकता उपराष्ट्रपति पद के लिए? बिल्कुल आ सकता, क्यों नहीं आ सकता निर्णय जी? ये जो नवाचार है, ये जो चीजें हो सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है। एक मंडल अध्यक्ष आपके प्रदेश अध्यक्ष को पटकनी देके विधानसभा पहुंचता है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुरुषार्थ है। और हर जगह आप देखिए छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया गया है। लेकिन मेरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा जरूर, कि जब 3 राज्यसभा सांसद भेजे थे और चरणदास महंत जी ने खुल के कहा कि हाँ, मैं राज्यसभा सदस्य बनना चाहता हूँ, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी में किसने उनके पैरों में जंजीर बांधी, इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। रही बात दीपक बैज जी की चिट्ठी का, स्वागत है, लोकतंत्र व्यक्ति की आजादी है, लिखना भी चाहिए। और रमेश बैज जी को, मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को योग्य समझने लगे। कल तक तो यही आयोग बताते थे, अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति थे उनके बारे में कैसी कैसी अमर्यादित टिप्पणी, राष्ट्रपति के प्रति राष्ट्रपत्नी, ऐसा ऐसे भाषा से ये ठीक उनको है, ठीक पुकारते है थे। निशिकांत जी, उनके ठीक है। सम्मान की बात कांग्रेस अभी चुनाव से पहले सही बात है कि कांग्रेस के लोग बीजेपी के नेताओं को अयोग्य बताते थे, लेकिन अभी परिस्थितियां बदली हैं। अनमोल के पास आऊंगा। अनमोल, क्या लगता है छत्तीसगढ़ में बीजेपी को, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनको छत्तीसगढ़ के जो टॉप लीडर हैं, जो प्रभावशाली नेता है, अब इससे ज्यादा प्रभावशाली क्या होगा कोई कि 15-15 साल मुख्यमंत्री रहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष अभी रमेश बैस 7 बार के सांसद है, 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। क्या इन नामों पर विचार नहीं करना चाहिए? अनमोल। बिल्कुल, देखिए मृगेन जी, मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा जो पिछले साल विधानसभा की चुनाव हुए थे और उसके बाद फिर रिजल्ट आए, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट हुए थे और फिर जो रिजल्ट आए, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि पहली दफा बीजेपी कोई कैबिनेट मंत्री बना सकती है छत्तीसगढ़ से। बहुत से नाम चले थे, बृजमोहन अग्रवाल का नाम चला था, संतोष पांडे का नाम चला था, लेकिन बाद में पता चला केवल एक नाम आया, तोखन साहू, वो भी केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए। इससे देखिए, ये बात जरूर थी कि लोगों में निराशा जरूर थी अंदर खाने में। लोग कह रहे थे कि भाई केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं बनाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, इतना अच्छा मैंडेट आया है, 10 सीटें मिली हैं, अब और कितना अच्छा सीटें मिलती। इसके बाद निराशा थी, लेकिन अब देखिए जो दीपक बैज ने ये लेटर लिख दिया है, इसके बाद फिर से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और कहा जा रहा है
ये सवाल उठ रहे हैं कि जब मैंडेट इतना अच्छा है तो जाहिर तौर पर उपराष्ट्रपति के लिए भी नेता जो है सक्षम है छत्तीसगढ़ से। जो नाम देखिए दीपक बैज ने दिया है, रमेश बैस का, आप देखिए झारखंड में राज्यपाल रहे हैं, महाराष्ट्र में राज्यपाल रहे, सिक्किम में राज्यपाल रहे, 7 बार के सांसद हैं। इनसे बड़ा अनुभवी नेता मुझे नहीं लगता कि अभी छत्तीसगढ़ में फिलहाल बीजेपी के पास है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ डिजर्व करता है, अगर उपराष्ट्रपति, अगर बीजेपी सोचती है उनके लिए तो डिजर्व करता है। हालांकि देखिए अब कांग्रेस ये कह देगी कि देखिए राज्यसभा में तो 2 बाहरी नेताओं को भेज दिए बीजेपी ने, रंजीत रंजन और राजेश शुक्ला, रही है, तो ये तीन सियासत का लोग विषय हैं, बन गया। तीन राज्यसभा सदस्य बाहर के हैं। प्रगति जी आपके पास आऊंगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे जो सुबह से जब से लेटर आया है दीपक बैज का, ये चर्चा है कि क्या किसी बीजेपी के बड़े नेता के कहने पर या उसको मोबिलाइज करने के लिए दीपक बैज ने कदम उठाया है? ऐसा नहीं है। देखिए उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हो रही है, और सभी पार्टी तो अलग है, पहले तो हम सभी छत्तीसगढ़ की माटी से आए हुए लोग हैं। तो केंद्र में यदि लोगों को जब अभी उपराष्ट्रपति चुनना है, भारत देश के संविधान का एक उच्च पद कहा जाता है जिसे वो चुनना है, तो उसके लिए उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की मानी मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी ही हैं जिनकी पसंद से व्यक्ति आएगा और उपराष्ट्रपति बनकर बैठेगा। इसलिए उन्होंने ये लेटर मोदी जी को लिखा है, मृगेन जी। जी। ठीक है निशिकांत जी, आज ही कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन हुआ है। राहुल गांधी ने देश भर के ओबीसी नेताओं को एकजुट करने के लिए दिल्ली के तालकटोरा मैदान में सम्मेलन किया, और आज ही एक ओबीसी नेता का नाम लेकर, वो भी भाजपा के ओबीसी नेता का नाम लेकर दीपक बैज चिट्ठी लिखते हैं। क्या कनेक्शन है इसका दिल्ली के ओबीसी? आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो राहुल गांधी ने ओबीसी सम्मेलन किया जिसमें ओबीसी वर्ग को मजबूत करने की बात कही, उसका कुछ रिफ्लेक्शन है क्या? जो आंतरिक कलह वाली बात रहती है, आंतरिक मनमुटाव वाली बात रहती है कांग्रेस में, इस लेटर से? मृगनयन जी, ये बेहतर तो दीपक जी बता पाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से आपने आधी बात बताई कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी का सम्मेलन किया, उसके साथ साथ उन्होंने माफी भी मांगी। हालांकि राहुल गांधी जी को सर्व वर्ग से माफी मांगनी चाहिए कि हमारी पार्टी ने किसी भी वर्ग का 7 दशक 8 दशक में कोई भला नहीं किया, जिस कारण से आज भी दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित के अधिकार के लिए राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं। आप सोचिए, 3.5 पीढ़ी पीएम रह गई, मतलब सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक आते थे, उसके बाद भी अगर आज माफी मांग रहे थे तो मुझे लगता है कि माफी सभी वर्ग से मांगनी चाहिए। दूसरा, दीपक बैज जी को चिंता इस बात की करनी चाहिए क्योंकि अभी कल बीता हुए कल में ओबीसी समाज से बड़े चेहरे की खोजबीन जारी है छत्तीसगढ़ में। शायद प्रदेश अध्यक्ष की देवेंद्र यादव की नौकरी भी लग जाएगी, तो इसी कारण दीपक बैज जी ने बधाई भी दे दिया उनको। हालांकि उनकी जानकारी कितनी पुष्ट अपुष्ट होती है वो खुद ही मतलब किस दुनिया में नहीं मालूम, लेकिन दीपक बैज जी को अपनी कुर्सी पे ज्यादा नजर रखनी चाहिए क्योंकि उनके पाए पे कई लोगों के नजर है। और मुझे लगता है बुझे हुए दीपक साहब को ज्यादा चिंता कांग्रेस पार्टी के इस व्यवस्था में करनी चाहिए कि लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम तक में भी जो 10-10 नगर निगम जो इनके पास थे वो भी इनसे जनता ने छीन लिए, उसकी चिंता करनी चाहिए, ना कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। समय आने पे चेहरे भी आ जाएंगे, नाम भी हो जाएंगे, शपथ भी हो जाएगा। इनविटेशन हम दीपक बैज जी को जरूर देंगे कि आइए और एक कसम लेके जाइए, 10 सेकंड और, एक कसम लेके जाइए कि आप अपने कांग्रेसियों को बोलेंगे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हर व्यक्ति की उतनी ही पूजा कीजिए जितनी आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी करते हैं। ठीक है, संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों की पूजा कीजिए, ये तो कांग्रेस को आप सिखाएंगे। प्रगति जी आपसे मेरा वही सवाल रहेगा कि क्या दीपक बैज जो पत्र आया है वो कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन को देखते हुए एक प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में नहीं है? प्रगति जी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है मृगेन जी। देखिए कुछ भी हो, आज ओबीसी आरक्षण के लिए प्रदेश में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो वर्ग है वो ओबीसी का है, और उसको देखते हुए भी और एक एक्सपीरियंस को देखते हुए यदि दोनों चीजों को आप लेकर चलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि रमेश बैस जी का पर्टिकुलर नाम इसलिए दीपक बैस जी ने दिया। मैंने पहले आपको बताया डिबेट शुरू होने के पहले, और मैं निशिकांत पांडे जी को बताना चाहती हूँ मृगेन जी इस चैनल के माध्यम से कि लालकृष्ण आडवाणी जी को 1982 से 1988 तक मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया,
स्मृति ईरानी को 2011 से 17 तक राज्यसभा भेजा गया। नजमा हेपतुल्ला को राजस्थान और मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया। दूसरी बात आपको बता दूं, आप जिन रंजीत रंजन की बात करते हैं, उनकी जन्मस्थली आप जाइए गूगल कीजिए और उनके बारे में पढ़िए। वो मध्य प्रदेश की सतना की है। मध्य प्रदेश वो है जिसे जहां से छत्तीसगढ़ बना। तो रंजीत रंजन जी कोई बाहर की नहीं है निशिकांत पांडे जी, याद रख लीजिए। आप दूसरे नाम जरूर लीजिए, लेकिन रंजीत रंजन जी बेसिकली जो है वो जन्म स्थल उनका सतना मध्य प्रदेश का है, वहां वो पली बड़ी है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा है और वो इसी माटी की हैं। तो पहले आप सारी लिस्ट निकाल के देख लीजिए कि कितने नेता दूसरे दूसरे जगह से राज्यसभा भेजे गए। और इस तरह का जो ये पीढ़ी चल रही, इस तरह का जो आप देखेंगे एक रिवाज चल रहा है, वो रिवाज छत्तीसगढ़ ने लेकर आया निशिकांत जी। और यहाँ पे यदि राज्यसभा सांसद यदि नहीं, लेकिन राज्यसभा सदस्य बनाकर जी वाजपेयी जी, मैं ये कहूंगा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ से जब भी राज्यसभा सदस्य भेजे तो छत्तीसगढ़ का रहा, स्थानीय आदमी रहा। इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि बाहर के 3 लोगों को दिया गया। अब आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। देखिए, मैं वही बता रही हूँ। आप देखिए कि राज्यसभा जो भेजने का एक रिवाज बना, तो छत्तीसगढ़ में नेता थे, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, इनके पास विधायक थे, इनके बड़े नेता थे जो मोबिलाइज नहीं हो पा रहे थे। हो सकता है इसलिए इन्होंने मैनेजमेंट किया तो छत्तीसगढ़ से। लेकिन आप देखिए जो चरणदास महंत जी की ये जो बात कर रहे थे, तो विधानसभा अध्यक्ष के इतने महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए कैसे चरणदास महंत जी को कोई राज्यसभा भेज देता। वे तो पूरा विधानसभा संभाल रहे थे। विधानसभा छत्तीसगढ़ विधानसभा यानी पूरे छत्तीसगढ़ को संभाल रहे थे। तो निशिकांत जी, कांग्रेस पार्टी की चिंता मत कीजिए, चिंता कीजिए अपनी, कि देश के सबसे महत्वपूर्ण 2 पदों में दूसरे नंबर का पद उसे खोखला कर कर रखा है। उनसे बंगला छीन लिया गया है, जो सुबह से शाम तक अपनी फुल ड्यूटी में रहते हैं और रात में जाकर लिखते हैं आई क्विट, आई डन। तो इतनी बात लिखते उपराष्ट्रपति जी, इस देश के इतने महत्वपूर्ण पद पर आसीन, इसके बारे में सोचिए। और इतने महत्वपूर्ण पद के लिए यदि दीपक बैज जी ने सुझाया है कि छत्तीसगढ़ से किसी एक्सपीरियंस नेता को भेजा जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं निशिकांत जी, पर्दे के पीछे आप भी अपने दिल पर हाथ रखकर ये जरूर कहेंगे कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार अभी चल रही है, जहां से आपके एक्सपीरियंस नेताओं को दरकिनार करके रखा आगे है, बढ़ते हैं। उसके कारण आज छत्तीसगढ़ की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, इतनी बद से बदतर होती जा रही है। जी ठीक है निशिकांत जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। म्यूट है शायद फोन उनका। निशिकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा हमारे बड़ी बहन ने कि ना रंजीता रंजन, ना राजीव शुक्ला और ना केटीएस तुलसी, कोई छत्तीसगढ़ के बाहर के नहीं। तुलसी बाराडेरा नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि केटीएस तुलसी वहां पैदा हुए थे। रंजीता रंजन जो है मुंगेली से आती है और स्वयं शुक्ला जी जो है बेलतरा विधानसभा के सदस्य हैं, कांग्रेस के माटी पुत्र है वहां से, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। दूसरा, प्रगति जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को हमको चिंता नहीं करना चाहिए। हम क्यों चिंतित होंगे उस पार्टी के जिसका सैकड़ा भी पार नहीं हो रहा तीसरी बार में। प्रदेश की जनता ने बहुत मुश्किल से एक सदस्य दिया हो, जिसको एक ही टर्म में उखाड़ के फेंक दिया जिस प्रदेश की जनता ने, उसकी चिंता हम क्यों करें। बल्कि हमारी चिंता में दीपक बैज क्यों बुखार ले रहे हैं, उनको लेने की तो आवश्यकता ही नहीं है ना। वो 3 में है ना 13 में है। नेता प्रतिपक्ष बोले समझ में आता है, कोई सांसद विधायक बोले समझ में आता है, किसी सदन के वो सदस्य नहीं है, वो बात लिख रहे हैं। तो मैं ये कहा प्रगति जी कि यही बात वो अपने कालखंड में अगर लिख दिए होते कि चरणदास महंत जी खुद खुल के कह रहे थे। अब आप तो महंत जी से ज्यादा जानकार होंगे नहीं कि विधानसभा स्पीकर होते हुए भी वो ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, उनको जानकारी होगी, वो उनसे ज्यादा वरिष्ठ तो कोई है नहीं। तो अगर उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ राज्यसभा सदस्य सांसद बन के, तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी चिंता की। किस गुटबाजी में कांग्रेस पार्टी ने उनको उनके निवेदन को अस्वीकार किया, इसका जवाब आपको देना है। कांग्रेस पार्टी की चिंता हम नहीं, पैन इंडिया में कोई जनता भी नहीं करती। ठीक है किस गुटबाजी में कांग्रेस ने डॉक्टर चरणदास महंत को राज्यसभा नहीं भेजा, उसका जवाब लेंगे प्रगति जी आपसे। लेकिन अनमोल के पास चलूंगा, अनमोल से भी वही सवाल रहेगा
क्या दिल्ली में हुए ओबीसी सम्मेलन का रिफ्लेक्शन यहाँ दिख रहा है? क्योंकि ओबीसी सम्मेलन हुआ, उसमें प्रदेश के 2 बड़े नेताओं को मंच पर बोलने का अवसर मिला, एक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दूसरे साहू। लेकिन जो आदिवासियों का कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी, बहुत छोटे पैमाने पर हुई और उस लिहाज से वो सामने नहीं आई। क्या ये उसी मीटिंग का साइड इफेक्ट है कि ओबीसी वर्ग से आने वाले रमेश बैस का नाम उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं दीपक बैस? अनमोल। मृगेन जी, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, प्रेशर पॉलिटिक्स। बिल्कुल यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स संभव है, क्योंकि देखिए आज जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि हिंदुत्व हिंदुत्व, तो देश में 50% से ज्यादा तो ओबीसी हिंदू है। तो बीजेपी, ये आप बात को समझिए कि राहुल गांधी क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि देश में तो हिंदू आप सबसे ज्यादा हो, ओबीसी हो आप, और अगर आपको बीजेपी अगर प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है तो फिर आप समझिए आपको किस स्तर पर रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो रिफ्लेक्शन की बात कह रहे हैं, ये एक पहलू हो सकता है कि जो कांग्रेस ने नाम सुझाया है वो ओबीसी समाज से आता है। क्योंकि देखिए भूपेश बघेल वहां पर बैठे हुए थे, ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं। कांग्रेस ने खुद देखिए छत्तीसगढ़ के एक नेता को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जो ओबीसी समाज से आते हैं। सीडब्ल्यूसी के मेंबर ताम्रध्वज साहू जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं। तो आप समझिए कि कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि हम ओबीसी समाज के, देखिए हम ओबीसी समाज को लेकर आगे चल रहे हैं। बीजेपी में ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व कहाँ है, ये दीपक बैज जो है ये इस पत्र के जरिए बोलना चाह रहे ठीक हैं। है, हालांकि देखिए अब ठीक दोनों ही पार्टियां जो है अभी तक कुछ मिला नहीं है। आम जनता के बीच यही चर्चा रहती है कि हर बार लॉलीपॉप मिल जाता है छत्तीसगढ़ को, चाहे कांग्रेस हो चाहे ठीक, बीजेपी की ठीक सरकार है, हो। ठीक है। निशिकांत जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। अनमोल ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि हिंदू की बात करते हैं, 50% ओबीसी हैं, राहुल गांधी ने कहा। दूसरा, छत्तीसगढ़ से बीजेपी में ओबीसी लीडरशिप, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे अरुण साव, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो अरुण साव कहीं न कहीं पीछे रह गए। निशिकांत जी। निर्णय जी जब ओबीसी की बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने काटने बांटने की राजनीति अंग्रेजों से सीखी है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पार्टी है ये, तो उनके पद पे चलना चाहती है। विषय ये आता है कि आप जाति में बांट के आप क्या चाहते हैं। पैन इंडिया में आपको किसी भी तरह से कोई राहत मिली, ओबीसी वर्ग हो या आदिवासी वर्ग हो या एससी वर्ग, सभी वर्गों के लिए काम करने वाली एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार सभी वर्गों के लिए सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। जब पहली बार राष्ट्रपति आपको आदिवासी वर्ग से दिया जाता है, किस प्रकार से बेचैनी थी इनके, और उस समय जब इनको उम्मीदवार देना था तो भी इनके कांग्रेस में कोई उम्मीदवार नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी से गए हुए व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया, चूंकि उनको आदिवासी समाज की एक महिला जो सर्वोच्च पद पे आसीन होने जा रही थी वो भी स्वीकार नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी ने सभी वर्गों के साथ दोहरा रवैया अपनाया। इनके यहाँ एक ही चीज है, जो परिवार का चरण चुंबक बनेगा वही आगे बढ़ेगा। अदरवाइज जिसने भी आंखें दिखाई, सुभाष चंद्र बोस से लेके आप शरद पवार तक आ जाइए, शरद पवार से आंखें योगी जी तक यहाँ छत्तीसगढ़ में आ जाइए। इसी कारण ए टू जेड अल्फाबेट में कांग्रेस पार्टी आपको टूटे हुए मिलेगी। कांग्रेस पार्टी अगर विकास कर ही लेती देश का और सभी वर्गों का, या वंचित वर्गों का, या एसटी एससी वर्गों का, तो हमारा हमारा जन्म ही क्यों होता, जब आपने सभी ठीक है, वर्गों का ठीक है। विकास कर आज राहुल गांधी ने भी यही बात बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का एक हौवा बनाया गया है। कांग्रेस उससे डरती है। कांग्रेस के लोग डरते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। प्रगति जी, क्या लगता है कि विकास के एजेंडे को कांग्रेस ने छोड़ दिया इसलिए जनता ने नकार दिया, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा इतना बड़ा हो गया, उनका प्रभाव इतना बड़ा हो गया कि जनता ने कांग्रेस को वोट देना बंद कर दिया? प्रगति जी। देखिए मृगेन जी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस किसी लोगों के विकास की बात नहीं की या लोगों के हित की बात नहीं की। लगातार आप देखेंगे राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी खुद सवर्ण, आपने यदि स्पीच सुनी होगी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, तो उन्होंने कहा कि सवर्ण वर्ग से आते हुए भी उन्हें दलितों और शोषितों की चिंता है, राहुल गांधी जी को। तो हम लगातार सड़कों पर हैं। देखिए जीत और हार तो लगी रहती है मृगेन जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे थे तो इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी थी। देखिए सत्ता में हम हो ना हो,
लेकिन हम जन के, लोगों के, उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार आप देखेंगे तो राहुल गांधी जी सड़कों पर रहकर लोगों के अधिकार और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दिन बदलेंगे। आप देखिएगा इनका जो मोह है, जो नरेंद्र मोदी नामक जो मोह था, एक पार्षद मंडल अध्यक्ष से लेकर आप देखेंगे तो सांसद तक ये वोट ही मांगते थे। मोदी मोदी मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट नहीं मांगते थे मृगेन जी, आपको ज्ञात होगा, ये वोट मांगते थे मोदी जी के नाम पर। तो जो मोदी जी नाम का जो बुखार है ना जनता का, ये बहुत जल्दी उतरेगा, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उतरेगा मृगेन जी। और ये खुद जमीन पर आएंगे, क्योंकि जो जितनी ऊपर स्पीड से हाइट पे जाता है ना, उतनी ही स्पीड से नीचे आता है, और जनता का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा है, इन्हें पता चलता जाएगा, और देश में पुनः भारतीय जनता पार्टी गर्द पर आएगी, और एक बार फिर कांग्रेस इस सत्ता पर स्थापित ठीक है होगी। निशिकांत जी, जवाब दे जी दीजिए भाई। मृगेन जी। मोदी जी के नाम का बुखार उतरेगा, ये बोल रही है प्रगति जी। इंदिरा जी का तो अभी तक बुखार उतरा नहीं, अभी तक इंदिरा जी से नाक मिलाते हुए घूमते लोग। लेकिन मोदी जी, चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, आपकी बात इंदिरा जी का बुखार उतर भी नहीं सकता निशिकांत जी, मुझे अच्छा लगा नहीं, सुनकर कि वो हम बुखार उतारने आप भी नहीं लोगों देंगे, पर भी था। हम उतरने भी नहीं देंगे। आपातकाल को लेके हर दिन बात करते हैं, हम उतरने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कर लो आप, चाहे डीएनए चेंज कर लो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक बात इन्होंने कही कि स्वर्ण, राहुल गांधी जी स्वर्ण नेता है। अब ये तो मतलब बड़ा ऐतिहासिक चीज प्रगति वाजपेयी जी ने कह दी। अब हम लोग तो यहाँ चारों स्वर्ण बैठे हैं। अब मतलब पारसी पिता, क्रिश्चियन माता का जो तीसरा पीढ़ी है, दूसरा पीढ़ी है, वो स्वर्ण मतलब ब्राह्मण जनेऊधारी कैसे हुआ, इसका तो सीबीआई और ईडी से जांच करवाना चाहिए, ओडब्ल्यूसी कैसे। ठीक है, बीजेपी का मुद्दा रहा है लगातार, आप कहते हैं। अब अभी प्रगति जी के अभी खुद सवालों ही पे कह जवाब रहे देते हैं, थे जाति पर कल मृगेन जी, बात करेंगे। मृगेन जी अभी खुद ही कह रहे थे, अभी प्रगति जी, अपनी बात पे पलट गए आप, कि हम राजनीति कर रहे हैं धर्म की और जाति की, और आप यहाँ चैनल पर बैठ के जाति और धर्म की राजनीति शुरू कर दी बताओ निशिकांत जी। बताओ बताओ सवर्ण ने, बताओ, मतलब बिल्कुल इतने नीम बिल्कुल, स्तर की राजनीति नहीं अभी होनी चाहिए कि आपने जो कहा, अभी जाति पता नहीं है, धर्म पता नहीं है, मजहब पता नहीं, उनको स्वर्ण बता देंगे तो हमको तो दुख लगेगा ना भैया। दूसरा, आपने कहा कि मोदी जी के नाम पे इन लोग चुनाव लड़ते हैं, आप तो राहुल जी के नाम पे लड़ रहे हैं ना। क्या हो रहा है? 44, 52 और 99, आप तो लड़ लिए ना, आप नेता बदल लो। हमको तो जनता आशीर्वाद दे रही है इसलिए, लेकिन आपको तो जनता लगातार नकारती जा रही है। उसके बावजूद स्वयं जो अपना चुनाव हार जाए वही आपका नेतृत्व करता है, तो कांग्रेस पार्टी का भला। लेकिन हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, और इसी तरह कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता बने रहे, जिससे हमारी सरकार सालों साल चलती रहे, दशक से दशक चलती रहे। वो हमारे लिए वक्त सेठ है, बताएगा, उनके लिए जिम्मेवारी। निशिकांत जी वक्त बताएगा, वक्त बताएगा, सब वक्त 6:30 बजे के बताएगा, बाद समय की प्रतीक्षा कीजिए। कर रहा हूँ 6:30 बजे के बाद। ठीक है निशिकांत जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा अनमोल तिवारी से। अनमोल, क्या लगता है दीपक बैज के पत्र का कांग्रेस के अंदर क्या असर होगा और बीजेपी के अंदर क्या असर होगा? देखिए, कांग्रेस के अंदर साफ तौर पर ओबीसी को लेकर जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मुहिम अभी छेड़ी है, वो लगातार ओबीसी समाज को एकजुट कर रहे हैं। ओबीसी नेताओं को कह रहे, देखिए उन्होंने आज कहा कि मुझे भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे 40-50 बड़े लीडर चाहिए। इसीलिए कांग्रेस देखिए उसी लाइन पर चल रही है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वही दीपक बैज यहाँ कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर ये चर्चा है, देखिए अगर समीकरण आप देखेंगे तो राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती है, प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, तो संभव ये बन रहा है कि देखिए इस बार या तो दलित चेहरा बीजेपी उपराष्ट्रपति बना सकती है, या फिर अगर कुछ सरप्राइजिंग होगा तो हो सकता है आरिफ मोहम्मद खान का भी नाम चल रहा है कि पहला एक ऐसा नेतृत्व मिले जो मुस्लिम समाज से भी आए, क्योंकि अगला चुनाव भी आना है 2028 में, तो बीजेपी हो सकता है इस बार कुछ नया कार्ड जो है सामने लाए। वाजपेयी, फाइनल कमेंट आपका, ये पूरे घटनाक्रम, चाहे राहुल गांधी का सम्मेलन हो या दीपक बैज की टिप्पणी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस पार्टी? फाइनल। देखिए मृगेन जी राहुल जी ने एक बात कहा, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, बिल्कुल। और उसी बात को लेकर खुद देश के प्रधानमंत्री जी को और देश की व्यवस्था को चलना चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, बिल्कुल। बस मैं यही कहूंगी। और ठीक है, दीपक बैज जी जिसकी ने जो कहा, जितनी आबादी जी, उसका उतना हक। निशिकांत उसका जी, उतना हक। फाइनल कमेंट आपका। उसी को आगे बढ़ाता हूँ, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, तो राहुल गांधी पार्षद भी नहीं बन पाएंगे फिर।
मतलब कैसा कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है, मतलब दीपक बैज क्यों दीवाने हो रहे हैं, आपका कंसर्न तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपने चिट्ठी लिखी, हमारे नेताओं को योग्य समझा, उसके लिए साधुवाद। इस पे जो निर्णय आएगा और जो नाम आएंगे उसको आपके समक्ष बहुत जल्दी शीघ्र आपके सामने नाम आ जाएंगे, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला को दीवाना नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला को दीवाना नहीं होना चाहिए, ये बीजेपी का कहना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने चिट्ठी लिखी है, वो भी उपराष्ट्रपति पद के लिए। हालांकि उनको ये बताना चाहिए, अपने नेताओं का भी नाम लेना चाहिए कि कोई तो दौड़ में होगा, कैंडिडेट तो कांग्रेस बना ही सकती है, या विपक्ष का जो गठबंधन है वो कैंडिडेट बना सकता है, लेकिन उन्होंने एक अलग तरह की पॉलिटिक्स करते हुए ये कोशिश की है, बताने की कोशिश की कि बीजेपी में योग्य लोग हैं, और इसका आने वाले दिनों में क्या असर होगा वो तो देखने की बात होगी, क्योंकि ये अलग तरह की पॉलिटिक्स दीपक बैज ने आज यहाँ शुरू की है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कल किसी नए विषय को लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।